Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट सेकंड ईयर फिज़िक्स में आज हमारा 7th लेक्चर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा है और आपकी समझ में आ गया है तो फिर इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, इस टॉपिक को हम कुछ इस अंदाज से डिस्कस करेंगे। ये जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट जो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ली इंट्रोडक्शन का। अच्छा बेटा ज़रा देखिए, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं। एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है फील्ड और तीसरा है इंटेंसिटी। अच्छा सुने, इलेक्ट्रिक से यहाँ हम मतलब लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसी तरह से फील्ड से हम मतलब लेंगे रीजन और इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो ज़रा देखिए, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर आपको मज़ीद समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक से हमारा क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिक से हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। फील्ड से हमारा क्या मतलब होगा? फील्ड से हमारा मतलब होगा एक रीजन, और इंटेंसिटी से हमारा मतलब होगा क्या? इंटेंसिटी का मतलब होगा स्ट्रेंथ। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज रीजन स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब बनता है? बेटा याद रखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का असल में मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की रीजन से हमारा क्या मतलब होता है? तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये जो सोर्स चार्ज है तो ये किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो उस रीजन को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये क्या होते हैं? तो ये कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इंटेंसिटी का क्या मतलब होगा? तो बेटा देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो चार्ज है इस रीजन के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसके अंदर किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकेगा। तो अब ये कितना फोर्स लगा रहा है? ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फील्ड जो है वो क्या है? पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मीन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर वो कम फोर्स लगा रहा है तो उसका मतलब ये होगा फील्ड जो है वो वीक है, मीन उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो क्या मतलब हुआ? वो उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो हमारे पास कम है। तो यहाँ से जो डिस्कशन मैंने की उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डिफिनीशन मिल गया। कौन सा डिफिनीशन? तो डिफिनीशन हमें ये मिल गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि अगर मैंने फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा? किस तरह से मालूम करूँगा? वहाँ पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँगा और ऑब्जर्व करूँगा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखें, इसका डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज in an electric field, in an electric field, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर अभी तक आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो जब मैं फिगर बनाऊंगा और वहाँ से एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आप लोगों को ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखिए इसका सिंबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरह होता है, ई और इसके ऊपर एरो का साइन।
जिसके बाद मैंने हेडिंग लिखा हुआ है वहाँ पर, वो है इक्वेशन का। तो बेटा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो ज़रा डिफिनीशन को देखिए, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रही है? दिस इज E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F जो है वो हमारे पास फोर्स है, और क्यू नॉट जो हमारे पास है ये यूनिट टेस्ट चार्ज है। अच्छा इसके बाद मैंने इसकी बनानी है फिगर, तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले फिगर का। अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है इसके अंदर, तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों को ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास है सोर्स चार्ज, और कल भी मैंने आपको समझाया था कि सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड नॉर्मली ज़्यादा होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये वो चार्ज होता है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना होता है। लेट सपोज ये इसके सराउंडिंग में हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके। अब मैंने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेट्स से मैंने इस पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ को मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दरमियान में क्या होगा, दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अगर ये स्मॉल फोर्स लगा रहा है तो मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमारे पास कम है। अगर ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब ज़्यादा फोर्स लगाएगा और कब जो है वो कम फोर्स लगाएगा। तो बेटा ज़रा कूलम्स लॉ को रिकॉल करें, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि F और R स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होता है, जिसका मतलब ये हुआ जितना हम इस सोर्स चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो उतना जो है वो ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा, और अगर हम इससे दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस की बढ़ने से फोर्स की मैग्नीट्यूड में कमी आएगी। तो अगर कम फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी लिखनी है एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग लगा ले एक्सप्लेनेशन का। अच्छा एक्सप्लेनेशन, इन द फिगर या इन द गिवन फिगर भी आप लोग लिख सकते हो। इन द गिवन फिगर अ टेस्ट चार्ज Q naught is placed in the electric field, EF मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऑफ अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। फिगर में क्या है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को जो है वो एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों से पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लोग इसके ऊपर एक नोट लिखें, तो फिर लाजमी तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर दो हेडिंग्स लगानी होगी, सब हेडिंग्स। एक जो है वो सोर्स चार्ज का, तो कल के लेक्चर में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की है, वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग्स लगानी है, और वहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे वो आप लोगों ने दोबारा लिखनी है, और दूसरा सब हेडिंग आप लोगों ने लगाना होगा वो टेस्ट चार्ज का। ठीक है, तो वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अच्छा इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक टेस्ट चार्ज को जो है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अब आप लोगों ने लिखना है एज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। अच्छा किस तरह से दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, और चूंकि ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमारे पास कौन सा होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो चूंकि दोनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव है, देन एज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, सो देयर विल बी
a force of repulsion, a force of repulsion between them, ठीक है, इनके दरमियान में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। अभी कूलम्स ने हमें क्या कहा था, बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ एफ और आर स्क्वायर का हमारे पास कौन सा रिलेशन है, तो एफ और आर स्क्वायर का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा उतना हमारे पास फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। आप लोगों ने वर्ड्स की शक्ल में इसको लिखना है। और जितना हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स हमारे पास कम होगी, और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो हमें ये पता चला कि जब दोनों चार्जेस हमारे पास क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या आसान अल्फाज में जितना हम सोर्स चार्ज के करीब जाएंगे तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जितना हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाना है क्वांटिटी, आप लोग नेचर भी इसकी जगह लिख सकते हो, क्वांटिटी या आप लोग नेचर भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी का हेडिंग लगा लेता हूँ कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो एक तो आप लोगों को इसके सिंबल से पता चला होगा, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन किया था जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये असल में क्या है, ये असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ ही साथ मैंने ये चेक करना है कि क्या ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेटा ज़रा रिकॉल करें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास सिर्फ 7 होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में कौन सी क्वांटिटी है, ये असल में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो ज़रा देखिए, जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ था वो कुछ इस तरह से था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। तो ज़रा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने यूनिट निकालना है, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, या इसको हम कहते हैं न्यूटन पर कूलम। अच्छा, कभी कभी इसके लिए हम वोल्ट पर मीटर का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला? वोल्ट पर मीटर का। और ये इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हमें क्लियर हो जाएगा कि वोल्ट पर मीटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इसका यूनिट। इसके बाद जाहिर सी बात है हमने डायमेंशन को निकालना होगा, तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले डायमेंशन का, डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन हमने किस तरह से निकालना होगा, तो पहले यूनिट को लिखे, यूनिट इसका है न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अच्छा, फिर हमने क्या करना होगा, पहले हमने इसको फंडामेंटल फॉर्म में लिखना होगा, इनकी बेस टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस करना होगा। तो बेटा याद रखिए, न्यूटन जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से कूलम जो है वो हमारे पास बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड के। क्लियर? इसके ऊपर होल -1 आ जाएगा। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल अपनी जगह पर, और ये -1 इसका भी है और इसका भी है। सो दिस इज a-1 एंड s-1। क्लियर? सिंप्लीफाई करें, s-2 s-1, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -3 a-1। अब चूंकि किलोग्राम मास का यूनिट है तो इसका डायमेंशनल सिंबल हमारे पास कैपिटल M, मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, सेकंड हमारे पास टाइम का है, और इसी तरह से एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट जो हमने हेडिंग लगानी है वो है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पर खैर मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो भी गया होगा कि ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है, बल्कि कई बार पूछा भी गया है। इसी तरह से इसका जो डायमेंशन है ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इक्वेशन जो है E इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये जो रिलेशंस यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में मेंशन की है, बड़े आसान किस्म के हैं, इसके ऊपर आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। ईटा या एनएमडीकेट जो भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो मैंने हेडिंग लगानी है इसके बाद, आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए मैं ई लिख देता हूँ, उसका जो सिंबल है इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट की। क्लियर, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन ए का। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद ये जो फोर्स है, तो बाय कूलम्स लॉ हम जानते हैं दैट एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज होगा और दूसरा टेस्ट चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 हमारे पास जो है वो सोर्स चार्ज के बराबर होगा, जिसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q2 हमारे पास टेस्ट चार्ज, जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर बी। क्लियर, ओके। बाय पुटिंग बी एन ए, इक्वेशन नंबर बी को ए में पुट करें एन ए, तो देखते हैं कि इससे क्या बनता है। सो दिस इज ई इज इक्वल टू एफ की जगह पर आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ज़रा देखिए, एफ की जगह मैंने क्या लिखा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट अपनी जगह पर। क्लियर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, आसान सा स्टेप है। सो दिस इज ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ आ गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, किस लिहाज से, तो इसके ऊपर आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये नोट किया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स आप लोगों को थोड़े से समझा देता हूँ। आसान पॉइंट्स हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये किन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ज़रा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तो रिश्ता आ गया किस चीज़ के साथ, के साथ इसका रिश्ता आ गया। अब आप लोग कहोगे के तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ किस तरह से रिश्ता आ गया। तो बेटा याद रखिए, मैंने वहाँ पर आप लोगों को समझाया था कूलम्स लॉ में कि के हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ई जो है ये क्या करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, कि दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम कौन सा इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आ गई, ओके। सेकंड जो पॉइंट हमें यहाँ से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सोर्स चार्ज के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट हमें मिला वो हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, उसके साथ जो है इसका इनवर्स रिलेशन है, उसके स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है, तो ये हो गई कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ की डिस्कशन, इसके साथ यहाँ पर मेंशन करें, इसके ऊपर आप लोगों से एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं।
सो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारा जो था वो 7th लेक्चर था। अब तक जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सामने आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर एक लेक्चर के साथ एक दो वीडियो जो है वो उन क्वेश्चंस के हवाले से भी मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।